नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की ओर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार के कामकाजी तमाम जानकारियों को साझा किया। सीएम ने कहा कि 6 महीने हमारी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इन दिनों हम कुछ निर्णयों के साथ आगे बढ़े। 6 महीनों में 3 महीने में आचार संहिता लगी रही। चुनाव के दौरान कोई भी घटना नहीं हुई जो लोकतंत्र को शर्मसार करे। हमारे प्रदेश को 6 मंत्रियों का नेतृत्व दिया गया है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 6 माह हमारी सरकार के गठन के बाद इस सरकार के गठन के साथ कुछ निर्णयों पर हम लोग आगे बढ़े थे। आप सबको मैं कुछ जानकारी देकर के आज की इस प्रेस वार्ता में चर्चा करूं, उसके पहले आप सबको नमस्कार भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से हमने 6 माह में, खासकर 3 माह में कुछ निर्णय किए थे। 3 माह आप सबकी जानकारी में आचार संहिता के दरमियान चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी सीमित दायरे के अंदर जो शासन की व्यवस्था हो सकती है, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव कराना, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैं आपका भी आभार मानता हूँ, सभी इससे जुड़े हुए पक्षों का भी मानता हूँ और विपक्षी दल के लोगों का भी मानता हूँ कि सबके साथ मिलकर के चारों चरण के चुनाव में किसी भी जिले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे हमारा ये लोकतंत्र का पावन पर्व कहीं कलंकित हो। मुझे इस बात का संतोष है। सभी पक्षों ने अपने अपने ढंग से चुनाव का प्रचार किया। भिंड मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर संजीव कुमार श्रीवास्तव की शिकायत प्रमुख सचिव से की थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव पर नियम विरुद्ध तरीके से तुलई केंद्र पर 250 बोरियां छोड़ने के आरोप लगाए थे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष की शिकायत पर सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश के पंजीयक मनोज सरियाम ने चंबल संभाग आयुक्त को जांच कराने को लेकर आदेश जारी किए हैं। यहाँ पर पहली बात तो जान लीजिए कि हमारे यहाँ से कोई भी पानी बाहर जाने की अनुमति हम बिल्कुल है ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास पानी की उपलब्धता इतनी कम रहती है कि हम एक एक बूंद पानी बचाने की कोशिश करते हैं, हम उसको वेस्ट करते ही नहीं। हमने प्लांट लगाया हुआ है कि जो पानी हम यूज और चित्रकूट क्षेत्र के मझगावा अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलाहा स्थित डांडी में 2017-18 में इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी की स्थापना के समय स्थानीय लोगों को यह आशा बंधी थी कि उन्हें अब मेहनत मजदूरी करने के लिए सूरत, मुंबई, अहमदाबाद इत्यादि जगहों पर जाकर नहीं भटकना पड़ेगा, बल्कि कंपनी खुलने से यहीं पर काम मिलेगा। लेकिन कंपनी बनकर तैयार होने और चालू हो जाने के बाद स्थानीय लोगों की कंपनी को लेकर की गई आशाएं और अपेक्षाएं धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही हैं। कारण है कि कंपनी प्रबंधन द्वारा केवल कहने भर के लिए 40% रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल विपरीत होती नजर आती है। कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों की न केवल रोजगार उपलब्ध करवाने में अपेक्षा की जा रही है, साथ ही कंपनी का वेस्टेज खाकर स्थानीय पशुओं की मौत हो रही है। इसके अलावा बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज रहने वाले इस क्षेत्र के ग्रामीणों के पानी पर भी कंपनी प्रबंधन द्वारा खुलेआम सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सांठगांठ करके डाका डाला जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय लोगों के सामने बूंद बूंद पानी के लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बांध काफी समय का बना हुआ बांध है और पटना बांध के पानी से यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की, कई गांवों के किसानों की सिंचाई होती है और उस पानी को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा यूज किया जा रहा है। अब बात समझ से परे है कि आखिर किस नियम के तहत और क्यों पटना बांध का पानी एथेनॉल फैक्ट्री द्वारा उपयोग किया जा रहा है। हम प्रशासन से मांग करेंगे कि हमारे क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, न कि फैक्ट्री प्रबंधन को पानी दिया जाए। शंकर साहू और अभी एक 30 तारीख को शंकर साहू नाम के एक मजदूर की फैक्ट्री की मशीनों से गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी और उसका पैर टूट गया है, जिसका इलाज अभी फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नहीं कराया गया और ना ही उसके जीवन
डबरा नगर पालिका क्षेत्र में आए दिन बिजली, पानी और सड़कों की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक सुरेश राजे के नेतृत्व में शहर के अग्रसेन चौराहे पर धरना दिया गया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन और बीजेपी नेताओं पर जमकर कांग्रेसी बरसे और 7 दिन का अल्टीमेटम देकर अघोषित बिजली कटौती और पानी की समस्या का समाधान सहित शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से जो शहर के आतंक अपराधी हैं उनके जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीच में मतगणना की वजह से ये कार्रवाई थोड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब इनको नोटिस सर्व किया गया तो जो भी उसमें समय इनको दिया जाता है जवाब देने का वो दिया गया था और आज वो समय पूरा होने के पश्चात लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। ये चारों जो हैं आतंक अपराधी हैं जो कि गौ हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अनेक अपराध पहले से दर्ज हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज़ कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर। और आपको बता दें, बैतूल जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर प्रदीप धाकड़ ने 2 महीने पहले ऑपरेशन के लिए मरीज के परिजन से उपचार के बदले 5,000 की रिश्वत की मांग की थी, लेकिन पीड़ित परिवार के पास 5,000 न होने पर रिश्वत का सौदा 2,000 में तय हुआ था, जिसमें पीड़ित पक्ष ने ऑपरेशन के पहले 1,700 रुपए डॉक्टर प्रदीप धाकड़ को दिए और पीड़ित व्यक्ति ने रिश्वत के पैसे देते टाइम एक वीडियो बना लिया था और उसके बाद वह वीडियो कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को सौंपा गया और सोशल मीडिया पर भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। लेकिन इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित युवक अर्जुन देवरे ने जिला अस्पताल में लोगों से 1 रुपए की भीख मांगी। अर्जुन का कहना है कि उसने ऑपरेशन के पहले 1,700 डॉक्टर प्रदीप धाकड़ को दिए थे और अभी 300 रुपए और देना बाकी है। मेरी स्थिति उस लायक नहीं कि मैं बचे हुए पैसे अपने पास से दे पाऊं, इसलिए लोगों से भीख मांगकर जिला चिकित्सालय में पदस्थ रिश्वत खोर डॉक्टर धाकड़ को पैसे देने के लिए जमा कर रहा हूं। जब पैसे पूरे हो जाएंगे तो 300 रुपए डॉक्टर प्रदीप धाकड़ को मैं दे दूंगा। सर जी, ये प्रदीप धाकड़ जी का है जिन्होंने मेरे मिसेज का ऑपरेशन करा था। 2,000 रुपये मांगे थे, 2,000 मेरे पास उस समय नहीं थे। मैंने 1,700 रुपये दिए थे उनको, 300 बाकी रह गए थे देने के, जो मैं अब मेरे पास नहीं थे पैसे, तो मैं इधर उधर से मांग के मैं उनको 300 रुपये देना चाहता हूँ। कहीं शिकायत नहीं की थी क्या आपने? शिकायत करी थी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके ऊपर। कलेक्टर सर से भी मैंने शिकायत करी थी, हर जगह मैं गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आज क्या करें आपने? आज मैं इसलिए आया हूँ कि मैं पैसे इकट्ठा करके लोगों से मांग के मैं उनको ये पैसे देना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो भी ये इस प्रोग्राम को देख रहे हैं लाइव, मैं उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे चित्रकूट थाना क्षेत्र से सतना चित्रकूट मार्ग की बगदरा घाटी के समीप अनियंत्रित होकर क्लियर से भरा हुआ ट्रक पलट गया। दुर्घटना के बाद ट्रक ड्राइवर और खालसी दोनों उसके नीचे दब गए। राहगीरों द्वारा दी गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा ट्रक के खालसी को सुरक्षित बाहर निकालकर इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाल पाने में कामयाब न हो पाने की वजह से मौके पर जेसीबी मशीन को बुलवाया गया था। जेसीबी मशीन के जरिए तकरीबन 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ट्रक ड्राइवर का शव बाहर निकाला जा सका। दमोह में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं यहां पर 5 दिन पूर्व भी नोटिस तामील किए गए थे, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भारी भरकम दलबल के साथ अदतन अपराधियों के 4 अवैध निर्माणों पर अतिक्रमण की कार्रवाई की। अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान सीता बावड़ी स्थित कुएं में एक प्लास्टिक की बोरी असामाजिक तत्वों द्वारा डाली गई थी, जो संदिग्ध नजर आ रही थी, जिसे नगर पालिका अमले ने जेसीबी की मदद से बाहर निकाला, जिसमें दुर्गंध पर मांस जैसा प्रतीत होता नजर आया। पिछले कुछ दिनों से जो शहर के आतंक अपराधी हैं उनके जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीच में मतगणना की वजह से ये कार्रवाई थोड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब इनको नोटिस सर्व किया गया तो जो भी उसमें समय इनको दिया जाता है जवाब देने का वो दिया गया था और आज वो समय पूरा होने के पश्चात लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4
अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। ये चारों जो हैं आतंक अपराधी हैं जो कि गौ हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अनेक अपराध पहले से दर्ज हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज़ कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर कुरैशी। और दतिया में दवा कारोबारी एसोसिएशन अध्यक्ष घनश्याम दास अग्रवाल की दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने 40 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने ब्रजेश प्रजापति और दीपक कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बंटी कुशवाहा, नंदू कुशवाहा के साथ एक अन्य बदमाश की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि दोनों आरोपी मृतक घनश्याम दास अग्रवाल के यहां 4 साल से 7 साल तक काम कर चुके थे। पुलिस ने हत्यारों की सुरागदेही पर पहले 10,000 का इनाम घोषित किया था, जिसकी राशि बढ़ाकर बाद में 30,000 रुपए कर दी गई थी। इसके लिए एसआईटी का भी गठन किया गया था। सबसे पहले मेडिकल कारोबारी के यहां काम कर चुके ब्रजेश प्रजापति द्वारा हत्यारों को इशारा करने का फुटेज मिला। इसके बाद ब्रजेश प्रजापति को पकड़ा गया तो उसने अपनी संलिप्तता से मना किया, लेकिन जब टेक्निकल साक्ष्य दिखाए गए तो उसने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। सीसीटीवी को भी पूरा देखने के लिए करीब हम लोगों ने करीब 150-200 सीसीटीवी को देखा हम लोगों ने। दतिया से जो कि आपके सेवरा तक पूरे सीसीटीवी को खुलना लगे, उसके लिए भी अलग से टीम बनाई गई थी। और साथ में विवेचना के लिए पीआई इंदरगढ़ और एसडीओपी सेवरा अखिलेश गोस्वामी जी के लिए दिया गया था। तो बड़ा स्पेशलाइज फोकस्ड काम हम लोगों ने बढ़ाया और सब टीम्स भी बनाए ताकि कहीं भी डिस्ट्रैक्शन किसी प्रकार का ना हो। उसके फलस्वरूप परसों की घटना है 9 तारीख की, और हमारे पास में तो केस का पूरा खुलासा हो गया है, पूरा खुल के आ गया है कि घटना क्या था। और इसमें मुख्यतः जो कंस्पायरर्स थे वो घनश्याम जी के यहाँ काम करने वाले, उस दिन जो सफ़र कर रहे थे साथ में उनके गाड़ी में ब्रजेश प्रजापति थे, तो वो मेन लीड कर रहे थे जो आरोपियों को हर समय, हर वक्त का, हर मोमेंट। मध्य प्रदेश के दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराने फिल्टर प्लांट के पास इमलीपुरा में दंपत्ति पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें गोली लगने से अशोक कुशवाहा नामक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी ज्योति सिर में बंदूक के बट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई। एडिशनल एसपी सुनील शिवरे ने बताया कि प्लॉट को लेकर अशोक कुशवाहा और अरुण यादव के बीच विवाद चल रहा था। अशोक कुशवाहा ने जिस प्लॉट को खरीदा है उसे अरुण यादव खरीदना चाहता था, लेकिन किसी वजह से उसका सौदा नहीं हो सका। इसी को लेकर अशोक कुशवाहा पर अरुण यादव लगातार दबाव बनाए हुए था। 1 अप्रैल को भी इन लोगों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने अरुण यादव के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उसे आर्म्स एक्ट में बंद किया। अशोक और उसकी पत्नी ज्योति अपने प्लॉट पर थे, तभी अरुण यादव अपने साथियों के साथ वहां आ गया और दोनों पर हमला कर दिया। इसकी शिकायत करने पर दंपति कोतवाली पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने 2 हवलदार दंपति के साथ करके उन्हें मौके पर भेजा, लेकिन पहले से ही घात लगाए खड़े अरुण यादव और उसके साथियों ने पति पत्नी पर हमला बोल दिया। मौके पर कोतवाली पुलिस के 2 जवान भी थे, लेकिन हमलावरों को रोक न सके। गोली लगने से अशोक कुशवाहा की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी घायल हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। अपने बगीचे के बगल में एक हमने प्लाट लिया, उस पर जबरन कब्जा कर रहे थे, तो कम से कम नहीं तो 50 बार हम कोतवा लिया है, सब दूर आए, आवेदन हमारे सब दूर लगे, लेकिन जबरदस्ती कब्जा करने पे 3 बार तो उनने कर दी। पहले भानेज को मारा, फ्रैक्चर कर दिया। आज सुबह हमें धमकी दी, छेड़खानी की, हमारे गला मला दबा दिया, मंगलसूत्र वगैरह खींच लिया। तो तब हम कोतवाली गए, कोतवाली कोई सुनवाई नहीं हुई। तब हम एसपी ऑफिस गए, तो वहां से उनने 2 लोगों को भेजाया। 2 पुलिस के भी हमारे साथ में गए। उन्हीं के सामने जो दुर्घटना हुई वो खुद थे। उनने पहले गुम्मा मारा, फायरिंग की, और फिल्टर की टेक पे आके कम से कम नहीं तो आज जमीनी विवाद को लेकर जो अशोक कुशवाहा और अरुण यादव के बीच जो विवाद हुआ था तथा इसी झगड़े के दौरान अरुण यादव द्वारा अशोक कुशवाहा के पैर में गोली मार दी गई थी तथा उनकी पत्नी को भी घायल किया गया था। इस आधार पर थाना कोतवाली में 307 का प्रकरण दर्ज किया गया था तथा घायलों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया था
हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अशोक कुशवाहा की स्थिति बिगड़ने के कारण उसकी डेथ हो गई है। इसमें संबंधित 302 की धाराओं का इजाफा किया जा रहा है। साथ में इन दोनों पक्षों के बीच में पूर्व में भी जमीन विवाद को लेकर विवाद होता रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा समय समय पर तत्काल स्ट्रांग कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें अरुण यादव के विरुद्ध अप्रैल के 1 तारीख में एक मामला कायम किया गया था, जिसमें चालान प्रस्तुत किया गया। 5 तारीख में पुनः उनके विरुद्ध एक FIR अरुण यादव के खिलाफ हुई थी। और ग्वालियर के एक युवक ने एक नहीं 2 शादियां कर ली हैं और उसके बाद दोनों ही पत्नियों को छोड़ दिया। आखिर में दोनों पत्नियों ने SP ऑफिस में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगी। ग्वालियर के SP ऑफिस में उस दौरान पुलिस अधिकारी हैरान रह गए जब एक साथ 2 युवतियां अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची। दरअसल उत्तरांचल की रहने वाली निशा राठौर ने SP ऑफिस में अपने पति उपदेश राठौर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की। निशा ने बताया कि 5 मार्च 2019 को ग्वालियर निवासी उपदेश राठौर से पारिवारिक रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। 2021 में उनका एक बेटा भी हुआ, लेकिन कोविड काल में पति ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उपदेश ने कोर्ट में निशा के खिलाफ तलाक का केस फाइनल कर दिया। निशा ने इसको लेकर पुलिस से शिकायत की और पारिवारिक न्यायालय में मेंटेनेंस के लिए केस भी लगाया है, जिसमें कोर्ट ने 6000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए थे। इसी बीच उपदेश ने बिना तलाक लिए गुपचुप तरीके से ग्वालियर निवासी प्रियंका राठौर से 1 मई 2023 को शादी रचा ली। निशा 9 जून को जब उपदेश के घर पहुंची तो उसे उपदेश की दूसरी शादी होने की जानकारी मिली, लिहाजा वो अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाने SP के पास पहुंची। सर, मेरी शिकायत ये है कि मेरी शादी 5 मार्च 2019 को हुई थी और हमारा भी केस चल रहा था। मैंने उत्तराखंड में मेंटेनेंस का लगाया था, इन्होंने यहाँ पे डाइवोर्स का लगाया था और अभी हमारा डाइवोर्स का केस विचाराधीन चल रहा है। लेकिन उसके होते हुए इन्होंने दूसरी शादी कर ली और ये बात मुझे 9 जून को मैं उनके घर गई थी अपने भाई के साथ कि मैं वहाँ रहने के लिए जाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे वो 5 लाख दहेज मांग रखा था और उन्होंने कहा तूने मुझे दहेज दिया नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं मैंने दूसरी शादी कर दी और इसके बाद मुझे मारपीट के वहाँ। सर, वो पहले से ही शादीशुदा थे और उसने मुझसे शादी कर ली 1 मई 2023 को सर, लेकिन उसने ना मुझे बताया नहीं था कि वो पहले से ही शादीशुदा है। लेकिन सर शादी के 3 महीने बाद मुझे पता चला, ससुराल में थी मैं, ये मुझे पता चला कि पहले से ही शादीशुदा है ये बंदा और इसकी पहले से ही कोर्ट में अपनी पहली बीवी से केस चल रहा है। लेकिन मुझे ये पता चला तो फिर मैंने अपने मायके वालों को बताया, लेकिन इन्होंने मना किया था बताने के लिए। उन्होंने मुझसे बोला अगर तुझे मायके वालों को बता देगी तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन तब भी मैंने अपने मायके वालों को बता दिया। लेकिन सर बता दिया, फिर इसने मेरी मारपीट की, मारपीट करके मुझे घर से बाहर भगाने की धमकी दी और मुझसे बोला अगर तूने कहीं किसी को भी आज जो है जन सुनवाई के दौरान 2 महिलाएं अलग अलग एक साथ होकर आवेदन लेके आई थी, अलग अलग आवेदन थे उनके और दोनों की समस्या एक ही थी। दोनों द्वारा एक अपने पति जो गंगाराम फैक्ट्री में कर्मचारी है उसको अपना पति बता रही हैं और पति द्वारा दोनों को अलग अलग समय में प्रताड़ित किया गया है और दोनों ने उसके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु आवेदन दिया है। इस संबंध में उनके आवेदन को गंभीरता से लेकर थाना प्रभारी महिला जो है उनको निर्देशित। और आपको बता दें ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी के चलते जल संकट की आहट तेज हो गई है, जिसके कारण ग्वालियर नगर निगम और प्रशासन ने 2 दिन छोड़कर 1 दिन पेयजल की आपूर्ति करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में गर्मी के चलते पूरे शहर में 1 दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसे अब 2 दिन के लिए किया जाएगा, जिससे आमजन को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं पूरे ग्वालियर शहर के लिए पेयजल का एकमात्र स्रोत तिघरा जलाशय है, जिसमें 31 जनवरी तक का पानी शेष रह गया है। ऐसे में मानसून की देरी ग्वालियर शहर में जल संकट त्राही त्राही मचा सकता है। हालांकि इस मामले में कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान का कहना है कि हमारी कोशिशें हैं कि हम कम से कम हर शहर वासी को पीने का पानी मिले, इसलिए भोपाल स्तर पर और हमने भी नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं पिछली बार 100 mm कम बारिश होने के चलते जलाशयों में समुचित पानी नहीं पहुंच सका था, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने अच्छी बारिश की संभावनाएं जताई हैं, इसलिए हम मिनिमम पेयजल लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।
और इसी के साथ ग्वालियर में खनन माफिया का राजनीतिक रसूख प्रशासन पर हावी है। यही वजह है कि खनिज विभाग और जिला प्रशासन खनन माफिया के आगे नतमस्तक होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, ताजा मामला ग्वालियर के खनन क्षेत्र शताब्दीपुरम में स्थित का है, जहां खनन माफिया द्वारा खदानों में खनन करते हुए 300 मीटर तक के गड्ढे बना दिए गए और खनिज विभाग की रिपोर्ट में मात्र 100 मीटर के गड्ढे दर्शाए गए हैं, जिससे खनिज विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और गड़बड़ झोला साफ नजर आता है। जैसा अभी कुछ समय पहले इसका एनजीटी में भी केस लगा था, वहाँ से जो निर्देश मिले हैं उसमें संबंधित कुछ डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि फिशरीज है, नगर निगम है या इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ से जो जिसको रिक्वायरमेंट है उनके प्रस्ताव के लिए कलेक्टर मैडम से हमने संबंधित डिपार्टमेंट को लेटर भेजे हैं। वहाँ से यदि कोई उन गड्ढों के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी समस्त पट्टेदारों को नोटिस दिए हैं कि ये जो तार फेंसिंग और रिफलिंग क्यों नहीं किए हैं, इसके लिए नोटिस जारी किए हुए हैं। उनको 1 महीने का टाइम है, अगर उसमें कोई जो भी उनके जवाब आते हैं उस पर आगामी कार्य। ये विषय आज डेप्थ संबंधी आज ही मुझे एक जानकारी मिली है और इसमें माइनिंग ऑफिसर को हम लोगों ने बताया हुआ। आपने देखा होगा कुछ दिवस पहले हम लोगों ने एक नोटिस भी इन माइनिंग वालों को दिया है कि यदि उनके माइनिंग प्लान का ही पार्ट था कि गड्ढों को एक्सकवेशन के बाद में उनको फिल करना है, तो क्या कारण है जो उन लोगों ने नहीं किया, और उनका पक्ष भी हम लोग एक बार सुनना चाहेंगे कि यदि उन्होंने विगत वर्षों में कोई स्टेप्स इसमें लिए हों, उसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास में हो, सभी लोगों के सामने ही होती है कोई भी चीज़ होती है तो उसको एक बार सुनने के बाद में उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये विषय और जुनारदेव जनपद मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दातावादी में आजादी के बाद से अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं सुधरी है। यह एक ऐसा गांव है जहां हर साल गर्मी में पानी की विकराल समस्या होती है। ग्रामीण अंचल के वासियों को मीलों दूर तक का सफर तय कर पेयजल की आपूर्ति करनी पड़ती है। झरिया से पेयजल की आपूर्ति करते हैं, लेकिन वहां भी पानी साफ नहीं है और गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वोट लेने के बाद यहां पर सरपंच ध्यान नहीं देते, साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाएं, नाली, बिजली कटौती और स्ट्रीट लाइट, सड़क, पानी जैसी समस्या आज भी यह गांव कोसों दूर नजर आता है। चुनाव के समय लाखों दावे करके मतदाताओं को साधने वाले अब इनका हालचाल तक जानने नहीं पहुंच रहे हैं। ग्रामीण जन इसकी शिकायत देते हैं तो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। और कटनी कुठला थाना क्षेत्र के बिलहरी चौकी अंतर्गत ग्राम द्वारा हाईवे पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार करीब 12 बजे बांदा डमलाज निवासी मृतक मिथुन चौधरी उम्र 22 वर्ष अपने दोस्त चंद चौधरी के साथ कटनी की तरफ बाइक से आ रहा था और तभी सामने से आ रहे ट्रक की जबलपुर की तरफ जा रहे दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे मिथुन की मौके पर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि चंदू इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। में एक्सीडेंट हुआ है जी, वहाँ से हम लोग हमारे में कॉल आया तो वहाँ एक मरीज के पास में पार हो गया है। अच्छा, खत्म हो गया है? खत्म हो गया, एक में आया। उसका नाम पता चला है क्या? कोई पता नहीं किसी का नाम। ये फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।